नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण को बचाने का संकल्प कई जगह पर लिया जाता है। और आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हम बात करेंगे जीवनदायिनी मां नर्मदा की। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा सहित तमाम नदियों में अवैध खनन को रोकने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को फ्री हैंड कर दिया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मां नर्मदा जो मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी है, मध्य प्रदेश की रेखा है जिसमें लगातार अवैध उत्खनन किया जा रहा है। और अब पर्यावरण विशेषज्ञों की ओर से ये कहा जा रहा है कि आने वाले 30 सालों में मां नर्मदा पूरी तरह सूख जाएगी, जल संकट मध्य प्रदेश पर गहराने लगेगा। तो आपको बता दें, सीएम से मिले निर्देश पर अवैध खनन के खिलाफ सख्ती शुरू हो गई है। प्रदेश भर में अवैध उत्खनन के 200 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। अभियान चलाकर डंपर, पोकलेन मशीन और पनडुब्बियां जब्त की गईं। लेकिन अभी भी सवाल उठ रहा है, ये कार्रवाई कितनी प्रभावी होगी? क्योंकि पूर्व की अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 साल पहले अप्रैल 2017 में नर्मदा नदी को जीवित इकाई का दर्जा देने की बात कही थी। जीवित इकाई का दर्जा देने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही, जो 7 साल पहले कही गई, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। इस संबंध में सरकार ने 3 मई 2017 को विधानसभा में शासकीय संकल्प पारित भी किया। इस दौरान मां नर्मदा के संरक्षण को लेकर बड़े बड़े वादे किए गए, पर ये कोरे वादे ही रह गए। अब नर्मदा में जो स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए पर्यावरणविदों ने चेतावनी दे दी है। उनका कहना है कि नर्मदा का पानी अधिकतम 30 वर्ष और मिल सकता है, इसके बाद नदी बहुत हद तक सूख जाएगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर अवैध माइनिंग के खिलाफ सख्ती शुरू हो गई है। देवास, सीहोर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, खरगोन, हरदा और शहडोल सहित प्रदेश में लगभग 200 प्रकरण दर्ज कर डंपर, पोकलेन मशीन, पनडुब्बी आदि जब्त की गई। साथ ही 1,25,00,000 रुपए का राजस्व अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के बाद प्रदेश में नर्मदा समेत अन्य नदियों में रेत खनन में अवैध रूप से लगी मशीनों पर रोक लगने की उम्मीद जागी है। खास बात यह है कि 7 साल पहले अप्रैल 2017 में तत्कालीन शिवराज सरकार नर्मदा नदी को जीवित इकाई का दर्जा देने की बात कह रही थी। इस संबंध में सरकार ने 3 मई 2017 को विधानसभा में शासकीय संकल्प पारित किया। इस दौरान मां नर्मदा के संरक्षण को लेकर बड़े वादे और दावे किए गए, लेकिन इन वादों का कोई असर नहीं। नर्मदा नदी को जीवित इकाई का कानूनी दर्जा देने का अधिकार भारत सरकार के पास है। इसलिए मध्य प्रदेश विधानसभा ने संकल्प पारित होने के बाद वर्ष 2017 में ही इसे कानूनी अमली जामा पहनाने के लिए भारत सरकार को भेज दिया था। उसके बाद इसे सब भूल गए। नतीजा ये कि 7 साल बाद भी नदी को जीवित इकाई का दर्जा नहीं मिल सका है। कानून बनने के बाद नदी को जीवित व्यक्ति के सभी अधिकार मिलते। इसका मतलब नदी में प्रदूषण फैलाने या नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ नदी के नाम से ही एफआईआर दर्ज होती। इसके लिए प्राधिकृत अधिकारी तैनात किए जाते या फिर किसी संस्था को अधिकार दिए जाते। सतत मॉनिटरिंग होने से नदी में हो रहे अवैध खनन पर लगाम लगती और इससे प्रदूषित होने से बचाया जा सकता था। तो एक बहुत महत्वपूर्ण ये बात, जब पूर्व सरकार ने इसे जीवित इकाई देने की बात कही, तब इसको लेकर विधानसभा में ये पारित करने की बात कही गई, लेकिन तब से ये सदन को भेजे जाने के बाद भी आज तक भी उसे जीवित इकाई का दर्जा नहीं मिल पाया। और नतीजा हमारे सामने है, किस तरह से लगातार अवैध खनन नर्मदा नदी में बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर कार्रवाई की जब हम बात करते हैं तो कार्रवाई हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कई प्रकरण ऐसे हैं जो लंबित हैं, लेकिन इन पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और अब हम ये देख रहे हैं जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ पर निर्देश दे दिए हैं, सख्ती से कार्रवाई करने की बात कह दी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पूर्व में जिस तरह से सरकार ने वादे और दावे किए थे, इस बार भी वही वादे और दावे किए गए हैं? हवा हवाई इस बार भी देखने को मिलेगा या फिर इस बार सच में सख्ती से कानूनी कार्रवाई ऐसे खनन माफियाओं के ऊपर की जाएगी? और इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ शैलेंद्र सिंह शैली जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं और इसी के साथ हमारे साथ शिवराज कुशवाहा, सामाजिक कार्यकर्ता, जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शैलेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी
क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है और आज हम पर्यावरण को बचाने का, उसे सुरक्षित रखने का संकल्प भी लेते हैं। और ऐसे में आज हम नर्मदा नदी के इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो बेहद गंभीर अब हो गया है, क्योंकि पर्यावरण विशेषज्ञों का ये कहना है कि जिस तरह से अवैध खनन लगातार जारी है, तो सिर्फ नर्मदा नदी हमें आने वाले 30 सालों तक ही, अधिकतम उसमें भी कहा गया है कि सिर्फ अधिकतम 30 सालों तक ही पानी दे पाएगी, उसके बाद सूखने के आसार पर। कैसे देख रहे हैं इसे? आपके यहाँ से नॉइज आ रही है ऑफिस से काफी। शैलेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, आवाज आ रही, लेकिन आपके ऑफिस के ये फोन में बड़ा बैकग्राउंड में इंटरप्शन आ रहा है बार बार। ठीक है, उसको ठीक कराने की कोशिश करते हैं शैलेंद्र जी। तब तक मैं शिवराज जी आपके पास आना चाहूंगी। शिवराज कुशवाहा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। शिवराज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप जिस तरह से इस पूरे मामले को हम कह लें, या फिर मां नर्मदा की हम जो बात कर रहे हैं उसको लेकर कह लें, अब कानूनी कार्रवाई इस पर क्या हो रही है, इस पर मैं बाद में आऊंगी, लेकिन सबसे पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया कि जो पर्यावरण विशेषज्ञों की ओर से किया जा रहा है, एक चेतावनी दी गई है कि आने वाले 30 सालों में क्या हालत मां नर्मदा की होने वाली है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? शिवराज जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? शायद संपर्क शिवराज जी से बन नहीं पा रहा है। शैलेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, वो आवाज आ रही है, पूछिए, आप प्रश्न पूछिए। ठीक है। शैलेंद्र जी, आज जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर ही मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्योंकि पर्यावरण विशेषज्ञों ने यहाँ पर चेतावनी दे दी है कि 30 साल, सिर्फ आने वाले 30 सालों तक ही मां नर्मदा हमें हम तक जल पहुंचा पाएंगी, उसके बाद सूखने की कगार पर है। कैसे देखते हैं इसे? देखिए ऋषिका, ये बहुत ही चिंता का विषय है। जो जीवनदायिनी माँ नर्मदा हैं, जो मध्य प्रदेश का जो हृदय स्थल है, यहाँ से वो गुजरती हैं। अमरकंटक से माँ नर्मदा निकल के गुजरात तक जाती हैं और मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े हिस्से को और गुजरात के एक बहुत बड़े हिस्से को जीवनदायिनी माँ नर्मदा की कृपा से पेयजल मिलता है। और उसके आसपास की जो जमीनें हैं, वो सब जमीनों को बहुत लाभ मिलता है, किसानों को लाभ मिलता है, पर्यावरण शुद्ध रहता है। तो ये तमाम सारी फायदे जो माँ नर्मदा के हैं, जो हम इंसानों को मुफ्त में मिले हैं, तो हम सबका दायित्व बनता है कि हम उसकी रक्षा करें। और समय समय पर प्रयास भी किए जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ही कहूंगा मैं, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से माँ नर्मदा का सीना छलनी किया जा रहा है विगत कई वर्षों से, और खासकर 2 दशकों से हम देख रहे हैं, 20 वर्षों से अवैध उत्खनन की शिकायतें बहुत अत्यधिक बढ़ गई हैं। आप इत्तेफाकी कहिए कि मैं स्वयं महाकौशल की यात्रा पर हूँ और मैं अमरकंटक भी गया हूँ, और होशंगाबाद, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर और जबलपुर, जिसे संस्कारधानी भी कहते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या जो मैंने देखी, जो तट बने हैं वहां पर गंदगी बहुत ज्यादा है। गंदा पानी जो है वो नर्मदा जी में छोड़ा जाता है। इसके अलावा मैंने व्यक्तिगत रूप से भी देखे, कई घाट देखे, और जहाँ पे खनन की इजाजत देती है सरकार, वहाँ पर नदियों में पोकलेन उतारने जैसी जो शिकायतें हैं, इसके कारण नर्मदा जी की जो रेत होती है वो ज्यादा डिग करने के कारण उसमें जब मिट्टी आने लगती है तो नर्मदा जी प्रदूषित होती है। एक बड़ा कारण ये है। दूसरा बड़ा कारण ये है कि जो गंदा पानी जो नालों नालियों के माध्यम से नर्मदा जी में छोड़ा जाता है, जिसमें होशंगाबाद में भी शिकायतें हैं और अन्य जगह भी हैं। इन सब के अलावा हमारा ये जो बेल्ट है, भोपाल, नर्मदा जी और नर्मदापुरम वाला, इस बेल्ट पे अगर नर्मदा जी का संरक्षण अच्छे ढंग से किया जाए और जो जंगल है उसको बचा के रखा जाए, तो जो ज्वालामुखी जैसी, अर्थक्वेक जैसी जो समस्या है, जो विशेषज्ञ पूर्व में ही बता चुके हैं, और आपने भी अभी अपने वक्तव्य में कहा कि विशेषज्ञ जो है वो कह रहे हैं कि ये आने वाले 30 सालों बाद बहुत स्थिति जो है वो विपरीत हो जाएगी। और हम लोग और हमारी टीम लगातार कई वर्षों से हम लोग नर्मदा जी और पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी काम करते आए हैं। मैं भी पूर्व में एक्टिविस्ट की भूमिका में रहा हूँ, पत्रकार बाद में बना हूँ। तो ये बड़ा चिंता का विषय है, और इसमें केवल सरकारें नहीं, इसमें नागरिकों को जागरूक होना पड़ेगा। और जो व्यक्ति जहाँ रहता है नर्मदा जी के तट के पास, उसको ये जिम्मेदारी लेना होगी कि उसके क्षेत्र में
नर्मदा जी में कचरा ना पहुंचे, नर्मदा जी के भीतर गंदा पानी ना पहुंचे। आसपास जो पेड़ लगाने की बात की गई थी, हमें याद होगा तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन आप दुर्भाग्य देखिए नर्मदा जी किनारे वो व्यवस्थाएं नहीं की गई। अभी भी वक्त है संभलने का। हमारी आने वाली पीढ़ियों को अगर हम लोग एक अच्छा पर्यावरण, पेड़ पौधे, नदियां देके जाएंगे तो वो हमारी पीढ़ी हमको याद रखेगी, हमारे पूर्वज हमको देके गए हैं। तो ये सबका धर्म बनता है। पैसा कमाने की जो अंधी दौड़ इस वक्त हमारे देश में चल रही है, प्रदेश में चल रही है, जिसके कारण जो खनिज माफिया है, जो रेत माफिया है, जो डंपर माफिया है, ये इतना हावी हो चुका है शासन, प्रशासन और सरकार पर कि ये उनको चुनौती देता है। और नर्मदा जी को जो नुकसान लगातार पहुंचाया जा रहा है ऋषिका, ये बहुत चिंता का विषय है। और मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता से प्रार्थना है कि वो नर्मदा जी के संरक्षण के लिए और अन्य जो झील, नदी, तालाब हमारे मध्य प्रदेश में मौजूद हैं, जो जंगल मौजूद हैं, इनकी रक्षा करे। आपके आज के विषय से थोड़ा हटकर बोलूंगा। आपको याद होगा अभी कुछ वक्त पूर्व हीरा खदान जो खोदने का पन्ना के पास का जो एक मामला सामने आया था, चाहे मंत्रालय का एनेक्सी भवन के निर्माण के दौरान पेड़ों को काटने का मामला आया था, समय समय पर हमने और अन्य जो एक्टिविस्ट लोग हैं, सब लोग इस बात का विरोध करते आए हैं कि आप पेड़ लगाएं, बहुत अच्छी बात है, पेड़ पौधे काटे नहीं। नर्मदा जी का संरक्षण जब ही हो पाएगा जब उनके दोनों तरफ 100-100 मीटर पर घने जंगलों को लगाया जाएगा और जो जंगल ऑलरेडी हैं उनको बचाया जाए। और जहां पर्यटन सरकार को डेवलप करना है तो वहां पर बहुत इसमें स्मार्ट प्लानिंग की आवश्यकता है। और खनिज का जो मामला है जिसको लेके बार बार ये विषय सामने आता है, तो माइनिंग के मामले में सरकार को थोड़ा कठोर होना पड़ेगा। ठीक है। देखिए, रेत निकालना भी जरूरी है, लेकिन एक मात्रा से ज्यादा निकालने पर मां नर्मदा को नुकसान होता है। ठीक है। अभी मैंने भ्रमण किया है अमरकंटक में, जहाँ मां नर्मदा का उद्गम स्थल है, जो मंदिर है, वहाँ भी देख रहे हैं कि चारों तरफ से सीमेंट कंक्रीट से पूरा मंदिर का जो है वो आंगन बना दिए गए हैं। सीमेंट कंक्रीट का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देखिए, जहाँ कंक्रीट होगा वहाँ तो पानी वैसे ही नीचे नहीं जाता है। तो इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, विशेषज्ञों का आगे आना होगा, सरकार ठीक को है, पहल लेकिन करना होगी, दिल शैलेंद्र से जी पहल यहाँ पर कर। जिस तरह से आपने बताया कि अगर जिस तरह से, क्योंकि खनन माफिया को लेकर हम बात कर रहे हैं, जो अभी वर्तमान समय में एक बड़ी समस्या बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हम नर्मदा नदी की जब बात कर रहे हैं और नर्मदा नदी के साथ साथ तमाम नदियों के लिए भी अवैध खनन की जब हम बात कर रहे हैं, तो पहले कई सारे दावे और वादे किए गए पूर्व सरकार में और एक बार फिर इस पर सख्ती से काम करने की बात कही जा रही है। देखना होगा कि कितनी कारगर साबित होती है। आपके पास मैं वापस लौटूंगी, लेकिन हमारे साथ समाज सेवी शिवराज जी भी जुड़ गए हैं। शिवराज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? शिवराज जी, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं मां नर्मदी का सीना छलनी करके अवैध खनन किया जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पर शैलेंद्र जी ने एक बात बताई कि रेत का खनन करना भी जरूरी है, रेत निकालना भी जरूरी है, लेकिन उसके लिए एक परमिशन दी जाती है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं अवैध खनन करने वाले जो लोग हैं, जो खनन माफिया हैं, वो जिस जगह का पट्टा उन्हें मिलता है उससे हटकर दूसरी जगह भी खनन करना शुरू कर देते हैं। फिर उनकी वहां पर दबंगई शुरू हो जाती है, स्थानीय लोगों के साथ उनकी झड़प शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इस पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। अब जिस तरह से हमने देखा पूर्व सरकार में, क्योंकि जीवित इकाई, यहाँ पर हमने देखा कि जीवित इकाई, नर्मदा नदी को जीवित इकाई का दर्जा देने की बहुत कोशिश की गई, कानूनी तौर पर इसको लेकर प्रस्ताव रखे गए जो सरकार को भेजे गए, लेकिन अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ। 7 साल बीत चुके हैं और वो किसी को याद भी नहीं है शायद। और आज हम इस विशेष दिन पर इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या अगर इस पर पहले से सख्ती कर ली जाती तो आज ये स्थिति, जो चेतावनी हमें मिल रही है, वो नहीं मिली होती? देखिए, सबसे पहले तो विश्व पर्यावरण दिवस की सभी दर्शकों को बधाई, आपको बधाई, हमारे आदरणीय सर को बधाई। दूसरा, जो आप कह रहे हैं कि मां नर्मदा को जीवित इकाई कहा गया, वास्तव में वो है भी, है ना, और उसे हम नहीं नकार सकते। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा अभी हमारे हाथ में है कि रेत उत्खनन का, रेत निकालने का, वो वास्तव में बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति कह सकते हैं हम कि ठेकेदारों ने, लोकल लोगों ने, कुछ नेताओं ने या दबंगों ने वो काम किया है। पट्टा, जैसा आप कह रहे हैं, पट्टा थोड़ा दिया, लेकिन उसके आसपास
उसका सिस्टम जो है उन्होंने पूरा निकाला। लेकिन हम यदि किसी को पट्टा दे रहे हैं तो मुझे लगता है किसी कोई निगरानी भी करता होगा, निगरानी करने वाला भी होगा, और यदि है तो मुझे लगता है कि उस चीज को फोकस होना चाहिए। दूसरा, मैं एक बात और कहूँगा कि यदि निगरानी टीम नहीं है और यदि है भी तो उसमें लोकल के व्यक्ति को रखना चाहिए, क्योंकि नर्मदा के किनारे ऐसे हजारों गांव बसे हुए हैं। जंगलों के बीच से जब निकलते हैं तो कोई सा छोटा शहर भी आता है बीच में, चाहे वो जबलपुर हो, चाहे वो मंडला हो, चाहे डिंडौरी हो। और जब हम मां नर्मदा को बचाने की बात कर रहे हैं और वहाँ रेत नहीं निकालने की, तो वो इकाई वहाँ काम करेगी। क्यों? क्योंकि रेत निकालने से जो वहाँ गहरा होता है, उसका चौड़ाई बढ़ती है, या जो प्रभावित होते हैं दूर में, वो लोकल के ही लोग होते हैं, यहाँ शहर के लोग नहीं होते, दूर के लोग नहीं होते। तो मेरा तो सबसे पहला कहना ये है कि लोकल की इकाइयों को उसमें शामिल करके जो भी अनुमतियां दी जा रही है उसकी निगरानी का काम पूरा होने दिया जाए। दूसरा, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश शासन ने पिछले काफी सालों से एक बहुत अच्छी पहल करी है वृक्षारोपण का, जो माननीय मुख्यमंत्री पूर्व शिवराज सिंह चौहान जी ने किया था। और उन्होंने कहा था कि नर्मदा के किनारे बहुत सारे पेड़ लगाए जाएंगे, और ये जो कल्पना है हमारे आदरणीय जो स्वर्गीय अनिल माधव दवे जी हैं उनकी सोच थी, और उन्होंने जन अभियान के रूप में इसको साकार किया है, इस सपने को साकार किया, और वृक्षारोपण हुए भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शायद उन अभियानों में भी कमी रही और लोकल के लोगों को नहीं जोड़ा, जिसके कारण कुछ पौधे नहीं जीवित रह पाए। तो मुझे लगता है कि जब तक हम जन भागीदारी की बात नहीं करेंगे, स्थानीय लोगों को नहीं जोड़ेंगे, लेकिन तब तक यहाँ कोई पर भी शिवराज जी काम जब आप सफल निगरानी नहीं की हो बात कर पाएगा। रहे हैं, जन भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पूर्व में सरकार ने, शिवराज सरकार की मैं बात कर रही हूँ, जब उन्होंने यहाँ पर जीवित इकाई का दर्जा देने की बात कही, तो जैसे आपने कहा कि जीवित इकाई तो वो है, इसमें देखिए कोई संशय नहीं है, माँ नर्मदा है, वो हमें जल देती हैं, पानी देती हैं, जीवित इकाई तो वो है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अगर उन्हें जीवित इकाई का दर्जा कानूनी तौर पर मिल गया होता, कानूनी तौर पर, तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा बढ़ जाती, क्योंकि सुरक्षा के लिए कुछ लोग वहां पर लगाए जाते, निगरानी उनकी अच्छे से की जाती। और जिस तरह से क्योंकि एफआईआर की हम बात करें, जैसे मैंने पहले भी बताया अपने वक्तव्य में कि 200 प्रकरण जो है वो दर्ज हुए हैं खनन के खिलाफ, तो जो एफआईआर फिर दर्ज कराई जाती है वो मां नर्मदा के नाम से ही दर्ज कराई जाती हैं, उसके लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपको लग रहा है कि ये और ज्यादा सहायक होता है इन सारी चीजों को रोकने में? शिवराज जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मां नर्मदा की, किस तरह से लगातार, क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है और जैसे मैंने पूर्व में भी कहा था कि विश्व पर्यावरण दिवस पर हम पर्यावरण को बचाने का, पर्यावरण को सुरक्षित रखने का, और आज के दिन कई सारे स्वच्छता अभियान भी चलाए जाते हैं। लेकिन ज़रूरत है जो स्वच्छता अभियान या फिर जो संकल्प आज लिए जाते हैं उसे पूरे साल दोहराने की। अगर कोई स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है आज के दिन, तो ज़रूरत है कि वो टाइम टाइम पर चलाया जाए, ताकि इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो ना आए। इसके साथ ही मां नर्मदा की हम बात कर रहे थे, क्योंकि पर्यावरण विशेषज्ञों का ये कहना है कि अधिकतम 30 साल तक सिर्फ मां नर्मदा जल देने योग्य हैं, और उसके बाद मां नर्मदा सूखने की कगार पर आ जाएंगी। इसका सबसे बड़ा कारण है अवैध खनन, इसका कारण है स्वच्छता का ना होना, साफ सफाई का ना होना, मां नर्मदा में गंदगी करना, और सबसे बड़ी भागीदारी निभाने वाले लोग हैं वहाँ लोकल एरिया के लोग हैं, जिसके लिए कई सारे अभियान चलाए जाते हैं। लेकिन उसके लिए प्रशासन को भी सख्त रुख यहाँ पर अपनाना होगा। अब जैसे कि आपको बता रहे हैं कि पूर्व सरकार में किस तरह से इसको लेकर एक प्रस्ताव रखा गया, भारत सरकार के सामने वो प्रस्ताव रखा गया कि मां नर्मदा जो है, मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मां नर्मदा को जीवित इकाई का दर्जा देने की बात कर रहे हैं कानूनी तौर पर, क्योंकि अगर कानूनी तौर पर उन्हें दर्जा दिया जाता तो कहीं ना कहीं उनके संरक्षण में लोग खड़े होते, सुरक्षित रखने के लिए उन्हें अभियान चलाए जाते, स्वच्छता को लेकर ध्यान रखा जाता, और अवैध खनन पर कहीं ना कहीं इससे रोक लगती। जो एफआईआर दर्ज कराई जा रही है वो मां नर्मदा के नाम से ही दर्ज कराई जाती है, लेकिन उस प्रस्ताव का आज तक कोई पता नहीं। 7 साल बीत चुके हैं, प्रस्ताव पर कोई बात नहीं। एक बार फिर से मध्य प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त रुख अपनाया है, सख्त कार्रवाई करने की बात की गई है। अब देखना होगा कि क्या पहले जैसे कोरे वादे ही रह जाते हैं या फिर इस पर
कोई ठोस कार्रवाई देखने को मिलती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम पर्दाफाश में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।